नमस्कार। आज हम दान पत्र यानी कि गिफ्ट डीड इस विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ कानूनी लेख हैं और कुछ सर्वे नोट्स भी हैं जिनसे हम जरूरी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ। मकसद ये है कि दान पत्र की बारीकियां समझी जाएं, ये है क्या, काम कैसे करता है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में खून के रिश्तों में इसका क्या महत्व है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले ये दानपत्र होता क्या है आखिर, थोड़ा आसान शब्दों में बताएं। दानपत्र देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के तहत आता है। ये एक कानूनी दस्तावेज है। हम्म। मतलब इसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से बिना किसी पैसे या कोई और चीज लिए अपनी संपत्ति किसी दूसरे को तोहफे के तौर पे देता है। अच्छा। और ये संपत्ति चल भी हो सकती है, जैसे गहने, या अचल, जैसे कोई जमीन या मकान। अच्छा, मतलब ये एक तरह का कानूनी तोहफा हो गया। एग्जैक्ट। तो कौन दे सकता है और कौन ले सकता है, इसमें कुछ नियम होंगे? हाँ, नियम है। जो दान दे रहा है, दाता, उसका वयस्क होना जरूरी है और मानसिक रूप से स्वस्थ भी, मतलब वो कानूनी समझौता करने लायक हो। ठीक। नाबालिग दान नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, जो दान ले रहा है, प्राप्तकर्ता, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी? नाबालिग भी? हाँ, नाबालिग भी। अगर वो नाबालिग है तो उसके जो कानूनी अभिभावक होते हैं वो उसकी तरफ से दान स्वीकार करते हैं। अच्छा। और एक जरूरी बात, संपत्ति अभी मौजूद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भविष्य में मिलेगी और उसे ट्रांसफर किया जा सके। समझ गया। और क्या इससे कहीं मतलब रजिस्टर वगैरह भी करवाना पड़ता है या बस लिख के दे दिया तो हो गया? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दान पत्र का सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अनिवार्य? जी हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन के इसे कानूनी मान्यता नहीं मिलती है। मान लीजिए बाद में कोई विवाद हुआ तो अदालत में ये मान्य नहीं होगा। अच्छा, तो पंजीकरण बहुत जरूरी है। ठीक है। एक और चीज जो अक्सर लोग पूछते हैं, दान पत्र और वसीयत, इनमें क्या फर्क है? सुनने में एक जैसे लगते हैं कभी कभी। हाँ, ये सवाल बहुत आम है और कंफ्यूजन भी होता है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है कि दान पत्र तुरंत लागू होता है। तुरंत मतलब देते ही? हाँ, प्रक्रिया पूरी होते ही दाता के जीते जी ही संपत्ति पाने वाले के नाम हो जाती है। और एक बार रजिस्टर हो गया हाँ। तो दाता इसे आसानी से बदल या रद्द नहीं कर सकता? हाँ। हम्म। जबकि वसीयत, वो तो सिर्फ बनाने वाले के मृत्यु के बाद ही लागू होती है। अच्छा। और वसीयत लिखने वाला अपने जीवन काल में उसे जितनी बार चाहे बदल सकता है, रद्द कर सकता है, नहीं बना सकता है। तो उसमें अनिश्चितता रहती है थोड़ी। हाँ। और शायद बाद में झगड़े की गुंजाइश भी। हाँ, बिल्कुल। वसीयत को लेकर बाद में वायरसों में विवाद होने की संभावना बनी रहती है, जबकि दान पत्र में चीजें जीते जी ही साफ हो जाती हैं। तो मतलब अगर कोई चाहता है कि जीते जी ही संपत्ति किसी अपने को दे दे बिना किसी भविष्य के झगड़े की चिंता के, तो दान पत्र एक बेहतर रास्ता लगता है, खासकर परिवार के सदस्यों के बीच। बिल्कुल सही, ये चीजों को स्पष्ट कर देता है। और यहीं पर उत्तर प्रदेश वाला मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, उसका जिक्र था हमारे स्रोतों में। क्या खास है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे ख्याल से 2030 से एक खास नियम लागू किया है। अगर कोई अपनी अचल संपत्ति जैसे मकान या जमीन अपने खून के रिश्तेदारों को दान पत्र के जरिए देता है। खून के रिश्तेदार मतलब जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी, सगे भाई बहन, पोता पोती, दादा दादी, इन सबको। ठीक है। तो ऐसे मामलों में स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ 5,000 रुपए लगेगी। सिर्फ 5,000? जबकि सामान्य तौर पर तो ये प्रॉपर्टी की कीमत का प्रतिशत होती है ना, काफी ज्यादा। हाँ, सामान्य तौर पर ये लगभग 7% होती है संपत्ति के बाजार मूल्य का। तो उसके मुकाबले 5,000 तो बहुत ही कम है। ये तो वाकई बहुत बड़ी राहत है। पर इसकी प्रक्रिया कैसी है? क्या ये सीधी सादी है या इसमें भी कुछ पेच हैं? नहीं, प्रक्रिया काफी सीधी रखी गई है। सबसे पहले तो एक दान पत्र लिखवाना होगा। ठीक है। उसमें दाता, प्राप्तकर्ता, संपत्ति का पूरा ब्यौरा और उनके बीच का रिश्ता साफ साफ लिखा होना चाहिए। और ये भी कि दान मर्जी से बिना दबाव के दिया जा रहा है। फिर जैसा बताया, 5,000 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदना होगा। ओके। इस दान पत्र पर दाता, प्राप्तकर्ता और 2 गवाहों के दस्तखत जरूरी हैं। 2 गवाह भी चाहिए? जी हाँ। और फिर इसे संपत्ति जिस इलाके में है वहाँ के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर करवाने के लिए क्या कागजात चाहिए होते हैं?
उसके लिए पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड वगैरह, संपत्ति के मूल दस्तावेज और हो सकता है मूल्यांकन प्रमाण पत्र भी मांगे। अच्छा। और क्या कोई और फीस भी लगती है? रजिस्ट्रेशन फीस? हाँ, एक रजिस्ट्रेशन फीस भी है। वो संपत्ति की कीमत का 1% होती है। 1%? हाँ, लेकिन उसकी एक ऊपरी सीमा तय कर दी गई है जो 20,000 रुपए है। मतलब फीस 20,000 से ज्यादा नहीं होगी, चाहे संपत्ति कितनी भी महंगी क्यों ना हो। अच्छा, ये भी ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रक्रिया पारदर्शी लगती है। और इसके फायदे क्या हैं? मतलब कम स्टैम्प ड्यूटी तो है ही, और कुछ? फायदे कई हैं। पहला और सबसे बड़ा तो यही है कि स्टैम्प ड्यूटी बहुत कम है, तो पैसे की बड़ी बचत होती है। हाँ, वो तो है। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 56(2)(x) है, जिसके तहत खून के रिश्तेदारों से मिले ऐसे उपहार पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। अरे वाह, टैक्स भी बचता है। जी हाँ, चाहे संपत्ति कितनी भी कीमत की हो, अगर वो निर्दिष्ट रिश्तेदार से मिली है तो टैक्स में छूट है। कानून इसे आय नहीं मानता। ये तो बहुत अच्छा है। और तीसरा, ये संपत्ति के हस्तांतरण को एक पक्की कानूनी शक्ल देता है। इससे भविष्य में मतलब संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों की संभावना बहुत कम हो जाती है। कानूनी सुरक्षा। बिल्कुल। और चौथा फायदा ये है कि ये लोगों को अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति का नियोजन करने मतलब प्रॉपर्टी प्लानिंग में मदद करता है। वो तय कर सकते हैं कि उनकी संपत्ति किसको मिले। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में खून के रिश्तेदारों के लिए ये वाकई एक सस्ता, टैक्स बचाने वाला और कानूनी तौर पर सुरक्षित तरीका बन गया है संपत्ति देने का। हाँ, निश्चित रूप से। तो आज हमने समझा कि दान पत्र क्या है और कैसे ये खासकर उत्तर प्रदेश में खून के रिश्तेदारों के लिए संपत्ति हस्तांतरण का एक कह सकते हैं आकर्षक विकल्प बन गया है। जी ये वसीयत के मुकाबले तुरंत असर दिखाता है और ज्यादा निश्चितता देता है। हाँ, कानूनी नजरिए से तो ये एक मजबूत और स्पष्ट तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जाते जाते एक बात सोचने वाली भी है। क्या? कि क्या हमेशा जीते जी अपनी संपत्ति किसी को दे देना रिश्तों के लिए सबसे अच्छा होता है? अच्छा, मतलब कर सकता है, खासकर तब जब मान लीजिए दान देने वाले को बाद में खुद सहारे की जरूरत महसूस हो। हाँ, ये भी एक पहलू है। जी मानवीय पहलू। जी, तो इस पहलू पर भी विचार करना जरूरी है कोई भी फैसला लेने से पहले।